हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। सभी स्टूडेंट का थैंक यू अदा करती हूँ कि बच्चे जो है वीडियोस को प्यार दे रहे हैं और नया कुछ सीख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th ICSE का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले आप उसको देखो, फिर इसके ऊपर आना, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में सबसे पहले जो है मैं कंपाउंड्स के बारे में, जहां लास्ट टॉपिक छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ कि कंपाउंड। अब देखो होता क्या है कि कंपाउंड कहते किसको हैं, कि जैसे देखो हमने एलिमेंट पढ़ा, तो एलिमेंट में पढ़ा था हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये जो है एक ही जैसे एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब देखो ये हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टी का है, ऑक्सीजन अलग है, तो दिस इज ए कंपाउंड, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या ये कंपाउंड बन जाते हैं। ये देखो अब कैसे करना है इसका। जो फर्स्ट है कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कैल्शियम, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, इसका नाम बनेगा कैल्शियम नाइट्राइट। क्या लिखेंगे? कैल्शियम नाइट्राइट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे Ca3N2, इस क्लियर। तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये जो कैल्शियम है वो मेटल है और जो नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है। तो हमेशा पहले मेटल को लिखा जाता है, बाद में नॉन मेटल लिखी जाती है। इसी तरह इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देखूं, तो जब आपके पास दो नॉन मेटल हों तब आपस में रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है, नॉन मेटल। अब देखो इसमें जो है, जो नॉन मेटल में हम जैसे ये PCl3, तो इसको अगर लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ट्राइक्लोराइड। इसी तरह मतलब आप इसमें लिख सकते हो कि वो ट्राई भी हो सकता है। तो ट्राई वाला, ट्राई मतलब 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। टेट्रा भी आएगा इसी में, टेट्रा और पेंटा, ठीक है, इनके जो है पेंटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं PCl5, तो आप इसको लिखोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, इनका नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो कई एलिमेंट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिनके लास्ट में ऑक्सीजन लिखा होता है। 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट और साथ में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं और ये लास्ट में लिखा होता है ऑक्सीजन, ये लास्ट में लिखा होता है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, ये आपको दिखे, तो अब देखो यहाँ पे हाइपो ऐड होता है, क्या मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताती हूँ। पहले इसको लिखो सोडियम, सोडियम हाइपो क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। अब जैसे NaClO2 लिखा हो तो इसको लिखते हैं सोडियम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे लिखा हो NaClO3, तो ये होता है सोडियम, सोडियम क्लोरेट। और अगर लिखा हो NaClO4, तो ये बनता है सोडियम पर क्लोरेट, ठीक है। अब इसके रूल्स हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं। हाइपो कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं करना, तो वहां पे देखा जाता है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे जैसे लिखा था हाइपो, ठीक है, और बाकी में हाइपो नहीं आया, क्लोराइट आया, 8 आया, ये क्यों आया इसके लिए देखो, और यहाँ पे आया पर, तो दोनों चारों के नाम डिफरेंट है। अब देखो हाइपो कहाँ यूज होता है, याद रखना, हाइपो, हाइपो यूज करेंगे तब जब ऑक्सीजन जो है <2 हो। जैसे ये वाला देखो, ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1 है, तो 1 जो है 2 से लेस होता है,
तो वहां पे वर्ड आता है हाइपो, मतलब सोडियम के बाद आप जो है लिखोगे हाइपो, फिर लिखोगे क्लोरेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कि अगर मैंने आइट का एग्जाम्पल दिया, तो आइट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम इज 2, इसके एटम कितने हैं, 2, तो आइट यूज होता है। अगर 8 लिखा है, ये देखो पीछे ये वाली चीज 8 लिखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम किसके लिए, जब ऑक्सीजन जो है 3 हो, और पर तब यूज होता है जब ऑक्सीजन जो है ग्रेटर देन 3 हो, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये तब यूज होएगा। तो ये इसका रूल है, आप इसको ध्यान में रख के नेमिंग करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं लिखोगे। अब देखो इसी तरह एसिड की भी नेमिंग होती है, नेमिंग ऑफ एसिड, मतलब इनको भी नाम दिया जाता है। वो कैसे देते हैं, उनके भी कुछ रूल्स हैं, वो आप देखो। अगर लिखा है HCl, तो कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, अब एसिड जो है रेडिकल ऑफ पॉली एटॉमिक ग्रुप है। जो एसिड्स हैं, यहाँ पे लिखो रेडिकल्स ऑफ पॉली एटॉमिक ग्रुप। ठीक है, अब देखो ये तो था कि हाइड्रोक्लोरिक लिखा हो या HCF लिखा हो तो हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है। अगर ऐसे लिखा हो, अब इसको कैसे हम जज करेंगे कि इसका नाम क्या लिखें, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है शुरू तो H से हो रहा है, लेकिन हम सेकंड एलिमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, हमेशा सेकंड एलिमेंट से इसका नाम जाना जाता है। तो मतलब ये जो है S जो है, रूल बना आपका कि इसका नाम जो है सेकंड एलिमेंट के बेस पे आएगा। कैसे, अब देखो इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको दिया है HNO3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, N इज ए नाइट्रिक एसिड, मतलब सेकेंड एलिमेंट से नाम लिखा जाता है। इसी तरह H3PO4, तो इसको नाम लिखा जाता है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर लेस देन 1 हो तो पीछे OUS आता है। ठीक है, जैसे H2SO3, तो मैं इसको लिखूंगी सल्फोरस एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन अगर लेस देन 1 हो तो वहां पे OUS जो है यूज किया जाता है। क्लियर, अब जहां पे देखो एक चीज और है, एक चीज देखो, कहने का मतलब ये है जैसे हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो मतलब ये जो है 0 और लेस 1 लिखा है, तो ये जो है OUS, मतलब ऑक्सीजन जो है 4 से कम है। तो यहाँ पे अगर 4 से कम है तो यहाँ पे आप लिखोगे पीछे OUS आएगा। जैसे यहाँ पे 4 था तो सल्फ्यूरिक हो गया, मतलब RIC लिखा, और यहाँ पे जो है जब 4 से कम है, 3 है, तो OUS आएगा। और यहाँ पे देखो HNO2, और यहाँ पे आएगा नाइट्रस एसिड। क्लियर, अब देखो कुछ ट्राइबल नेम्स होते हैं, देखो कि ट्राइबल्स किसको बोलते हैं, ट्राइबल नेम वो होते हैं कि जो किसी भी सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो एनी सिस्टमेटिक रूल्स।
जैसे NH3 इसको लिखा जाता है नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, लेकिन हम इसको जो केमिस्ट्री में बोलते हैं वो बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, क्या एक्चुअल नेम ये है। जैसे हम लिखते हैं वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला होता है डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं वाटर। ठीक है, ये फर्क होता है। मतलब ट्राइबल नेम वो होते हैं जो किसी भी सिस्टमेटिक रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ पे इसका नाम तो ये था नाइट्रो ट्राई हाइड्राइड, तो हम इसको बोलते हैं अमोनिया, और वाटर को जो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड को बोलते हैं वाटर। अब देखो वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं वो देखो। कैलकुलेट वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर आपको नॉलेज है यहाँ पे लिख लो बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ, क्योंकि आपको रेडिकल कुछ पता होने चाहिए उनकी वैलेंसीज की। पॉजिटिव वैलेंसी किसकी नेगेटिव है, वैलेंसीज ऑफ नेगेटिव रेडिकल, वैलेंसीज ऑफ नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है, और ऑक्सीजन की 2 है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी वैलेंसी ढूंढो NO2 की, अब देखो N की वैलेंसी यहाँ पे कितनी दे रखी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि एक्चुअल में ये होता है, ये NO2 है ना, तो मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, यहाँ पे मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा NO, तो यहाँ पे लिखो 2 × 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 × 2, तो ये बन गया यहाँ पे N4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। समझे, कहने का मतलब ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको ऐसे पहले लिखा जाता है। आपको नेगेटिव रेडिकल पता होने चाहिए, इसके जो 2 होते हैं इसका 1 होता है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसका नाम जो है NO2 बना। लेकिन अगर आपको वैलेंसी बतानी है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो आपने क्या करना है, ये देखो ये जो रेडिकल्स हैं इनके, जैसे नाइट्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, और यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे देखो 1 है। अब देखो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन 2 होती है, तो कहने का मतलब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही यहाँ करना है, तो ये बन गया N4O2। तो इसकी जो वैलेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, 4। वैलेंसी कितनी बनी, 4, किसकी, नाइट्रोजन की वैलेंसी। अगर आपको कोई भी वैलेंसी निकालनी है, आपको अगर उसके नेगेटिव रेडिकल्स पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बट आपको पहले उसके रेडिकल, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस पर लिखो टॉपिक, क्योंकि ये सिर्फ बेस है, जिस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पहला चैप्टर आपका, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होती है सिंबॉलिक में लैंग्वेज लिखी जाती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जिसमें हम यूज क्या करते हैं, यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इन्वॉल्व ऑफ द सब्सटेंस जहाँ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो फॉर्मूले लिखे जाते हैं जो सिंबल या फॉर्मूला यूज किया जाता है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। अब देखो जैसे लिखा हो बर्निंग ऑफ कोल, तो अब कोल का तो एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो बर्निंग ऑफ कोल जब एयर की प्रेजेंस में होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब अगर मैंने इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखूंगी,
वर्ड में अगर आप इसको लिखोगे, अब देखो जो यहाँ पे हमने वुड वर्ड यूज किया, इसका कोई अपना सिंबल नहीं है, ये हमेशा, ये वुड जो है कार्बन का रूप है, तो आप यहाँ पे वुड या कोल लिखा हो तो ऑलवेज यूज सी फॉर कार्बन, कार्बन को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वर्ड इक्वेशन लिखो, तो इसी को वर्ड में लिखना है। तो हमने क्या लिखा था कि कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे हीट और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी को मेरे को केमिकल इक्वेशन में लिखना है, केमिकल इक्वेशन, तो कार्बन के लिए C लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखेंगे, इसको हीट कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि वर्ड ये वाला ऊपर वाला क्या है वर्ड इक्वेशन, नीचे वाला क्या है केमिकल इक्वेशन। अब देखो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जो ये वाला आपने पोर्शन लिखा, ये इतना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में, ये वाला इसका क्या है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। और जो बीच में ये एरो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है, मतलब रिएक्शन जो है ये बना के आपस में रिएक्ट करके ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये होता है रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे Na2SO4, ये रिएक्शन है। तो मतलब दिस इज ए रिएक्टेंट और दिस इज ए प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट। दिस रिएक्टेंट, ओके। अब देखो इसमें एक और टॉपिक है कि स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटन इक्वेशन उसको बोलते हैं जहां पे जो है दोनों साइड के, मतलब रिएक्टेंट मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ लेफ्ट, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसे, जैसे ये रिएक्शन आपको दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। पहले तो आप यहाँ पे लिखो एलिमेंट और यहाँ पे लिखो रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एलिमेंट के नाम लिखो, ये पोटाशियम है, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट में देखो पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो पहले पोटाशियम 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। अब देखो प्रोडक्ट में देखो पोटाशियम कितना है 1, ठीक है, नाइट्रोजन में पोटाशियम कितना है 1, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में अगर 2 प्लस करूँ तो टोटल कितना हो गया 4। तो ये जो है इस तरह की इक्वेशन को बोला जाता है अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन। और अनबैलेंस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं कि स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन। इज दिस क्लियर? आपको होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो है बैलेंस इक्वेशन बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन कैसा होता है, बैलेंस इक्वेशन होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है बोथ साइड्स आर इक्वल। कैसे, ये देखो कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना है रिएक्टेंट में 1, इधर कितना है 1, ये लिखा। अब कार्बन 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन जाएगा, यहाँ पे भी
इक्वल है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ये है और 2 ये है, तो ये कितना करेंगे 3। तो इसको बोलते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन में जो लॉ यूज होता है यहाँ पे, ये लॉ को सेटिस्फाई करता है। इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोला जाता है, जहाँ आप इसको मैटर बोल सकते, ठीक है। मास भी बोला जाता है, मैटर भी। तो मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ना तो आप इसको खत्म कर सकते हो, ना इसको बना सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस इक्वेशन में कौन सा लॉ यूज होता है, तो आप लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। होप सो कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब देखो, जो भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कन्वे इंफॉर्मेशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें देती हैं जो हमें ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मिलता है। सबसे पहले है कि हमें क्या मिलता है जब हम दो प्रोडक्ट को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रही हूँ, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे Na2SO4 और प्लस 2H2O, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो, ये तो रिएक्शन हुआ और ये उसका एक्चुअल रिजल्ट। तो मतलब हमें पहली इंफॉर्मेशन में ये मिली कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, एक्चुअल रिजल्ट के बारे में हमें पता चला। सेकंड, हमें जो है कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये वाला पार्ट होता है रिएक्टेंट का। रिएक्शन किसने किया और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, मतलब दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिली कि अबाउट द रिएक्टेंट इन्वॉल्व, और सेकंड जो है अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्म हुई, ये बना, ठीक है, इसलिए लिखा प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन बताती है। दूसरा है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब हमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा है कि हमें ये पता चलता है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग के बारे में भी पता चलता है, और इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलता है, अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन का पता चलता है। अब देखो, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपको आएगा इसका निकालना कि कॉम्पोजिशन के बारे में। जैसे यही रिएक्शन मैं वापस लिख रही हूँ, इसमें आपको इसके मास के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मास पता है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो आपको पहले 20 मास नंबर जो है याद करने होंगे और एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मास नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे देखो, सोडियम का जो मास नंबर है, सोडियम का वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब जैसे मैं इसमें फिल कर रही हूँ, तो मैंने सोडियम के लिए लिखा 23, ऑक्सीजन के लिखा 16 और ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, बीच में प्रोडक्ट का साइन। अब देखो, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 × 16 हो गया, प्लस सल्फर इसमें 32 है, प्लस 32, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 60, क्लियर। अब बीच में इक्वल का साइन, यहाँ पे वैल्यू भरो। सोडियम कितना है 2 × 23 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखो, 2 वाटर मॉलिक्यूल कितने 1, मतलब 2 ×
और ऑक्सीजन कितने 16। अब इसको काउंट करो तो ये मेरे पास बनता है 24 और 16, दिस इज 40। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना आपके पास 32, 64, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, हाइड्रोजन है ना, हाँ हाइड्रोजन 32। यहाँ पे देखो कितना बनेगा, इसको प्लस करो पहले, 4 4 8, 6 और 6 12। यहाँ पे गलत तो हो रहा है भैया, हाइड्रोजन है ना, हाँ सॉरी भाई, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 लिखना था, मैंने गलती से वहां पे 16 लिख दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 46 बन रहा है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 64 प्लस 2, और यहाँ पे कितना बन रहा है आपके पास 18। ठीक है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है शो होने चाहिए। अब यहाँ पे 80 बन गया, यहाँ पे 98, यहाँ पे 142, यहाँ पे 36। तो टोटल काउंट अगर आप करते हो तो 178, 178। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये शो हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है एट नंबर ऑफ एट मॉलिक्यूल इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इट ऑल्सो प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये प्रूव हो जाता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आपस में इक्वल होंगे। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी चीज होती है, उसकी एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, लिमिटेशन कि वो कितनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है और कितनी नहीं कर सकता। लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो मतलब जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें ये नहीं बताती, डज नॉट टेल अस, मतलब ये क्या क्या नहीं बताती। डज नॉट टेल अस मतलब रिएक्टेंट जो हम लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन जो है इसकी फिजिकल स्टेट को ये नहीं बता पाती। फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। दूसरा है टाइम नहीं बता पाती कि टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा कि ये रिएक्शन को पूरा करने के लिए। अब इसमें ये नहीं पता चलता कि हीट बनेगी ह्यूमन आउट और एब्जॉर्ब। ठीक है, ये नहीं पता चलता, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेट एट विच रिएक्शन इज प्रोसीड। ठीक है, और ये रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। उसके बाद है कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। मतलब कुछ ऐसी लिमिटेशन होती है जिसमें हमें नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन हुआ, कितने टाइम में हुआ, कितना नहीं हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसमें हम वर्ड यूज करेंगे कि टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और साथ में कैटालिस्ट। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप करा रहे हो तो उसमें कितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रेशर रखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन होगा, और कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करेंगे कि ये जो आप बनाना चाहते हो
तो वो बनेगा। तो जैसे अमोनिया बनाने के लिए होता है कि जैसे लिखा होता है N2CH2, अगर हम इसके ऊपर ये आयरन और MO, ठीक है, ये जो है 450 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, 200 से लेके 900 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, तब जाके अमोनिया जो है कन्वर्ट होगा। दिस इज कॉल्ड अमोनिया। अब देखो ये आयरन जो है वो कैटालिस्ट है, में कैटालिस्ट होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मतलब उसको बिना नुकसान पहुंचाए। और ये प्रमोटर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाम लिखो इसका प्रमोटर का, तो MO जो है प्रमोटर है और ये जो है अमोनिया है, ठीक है। अब दूसरा है, कई बार आपको जो केमिकल इक्वेशन गिवन होती है उसके साथ दिया होता है सॉलिड, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है एक्वस, और यहाँ पे जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन और गैस। अब S का मतलब होता है सॉलिड, एक्वस इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्वस, और यहाँ पे ये वाला जो है गैस, ठीक है। अब देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो है इसको हीट देनी पड़ी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म करेगा। अब इसका है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताती है इंफॉर्मेशन। मैग्नीशियम को यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मैग्नीशियम SO4 प्लस हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे डल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना, आपको डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन फॉर्म करेगा और ये गैस फॉर्म होगी। अब देखो ये चैप्टर तो यहीं पे पैक होता है, इसका कुछ टॉपिक रह गया जो मेरे को करवाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिसमें है एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट और बैलेंसिंग के साथ इस बार मैं नया कुछ लेके आऊंगी। मैं क्वेश्चन आंसर आपको जो है साथ साथ करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर कि नाम कैसे लिखे जाते हैं। आप लेसन को थॉरोली पढ़ो, फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, एटॉमिक वेट और बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी। इजी मेथड दूंगी कि आप लोग जो है इजी जो है इसको कर सको। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आप जो है मास नंबर जो है रिवाइज करो। मास नंबर कौन से, फर्स्ट 20 से ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत, पहले 20 मास नंबर याद कर लो ताकि आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है जी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।